हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया फ्रॉम BITM। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट फॉर BBA फर्स्ट सेमेस्टर एंड BCA फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल को मॉडर्न थ्योरी का फादर भी कहा जाता है, मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी का फादर। ये एक फ्रांसीसी इंजीनियर, ऑथर और डायरेक्टर थे जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ सिद्धांत डेवलप किए। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बेस पर इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। तो इनके कौन से 14 प्रिंसिपल हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, स्केलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव एंड पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, unity of commands, subordination of individual interest to general interest, centralization and decentralization, order, stability of tenure, split the crops। ये 14 प्रिंसिपल हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं इनका एक एक करके आपको इनके बारे में भी बताऊंगी कि कौन से प्रिंसिपल हैं, या इनको एक्सप्लेन भी मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर। Fayol recommended that work of all kinds must be subdivided and allocated to a number of person। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स हम अपने काम को डिवाइड करें, एलोकेट करें नंबर्स ऑफ पर्सन के बीच में। अगर एक ही व्यक्ति सारे काम को करेगा तो काम समय पर पूरा नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर पाता है, एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो के ऊपर ओवरलोड भी होगा, वो स्ट्रेस में भी आएगा। तो हमारा मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट बेटर नहीं होगा। हेनरी फ्योल का कहना है कि अगर हम अपने सारे काम को व्यक्ति के बीच में, पर्सन के बीच में डिवाइड कर देते हैं, अपने कामों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, उन सभी कामों को प्रत्येक व्यक्ति करता है, उन सभी कामों को अलग अलग व्यक्ति को बांट दिए जाते हैं, तो वो अलग अलग व्यक्ति ही उन सब काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए डिवीज़न ऑफ लेबर फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड है हमारा पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी मीन्स एक तरीके से समानता। अथॉरिटी मीन्स ताकत या अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। इसमें कितनी भी मतलब हमें एक तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है अपनी जॉब पर। तो अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ ए सुपीरियर टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी होता है किसी भी सुपीरियर का ये अधिकार कि वो किसी भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस फॉर अचीविंग गोल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अधिकार से हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने कर्तव्य समझकर अपने गोल्स को अचीव करें, परफॉर्मेंस दें। जितनी हमारी अथॉरिटी होती है उतनी हमारी जिम्मेदारी होती हैं, और अगर जिम्मेदारी के साथ साथ हम अधिकार भी रखते हैं समान, सिमिलर, तो उसमें कोई भी अपने अधिकारों का गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स बट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डिसिप्लिन तो जानते हैं सभी, अनुशासन सिर्फ किसी एक वर्कर के लिए नहीं है, किसी एक लेवल के लिए नहीं है। डिसिप्लिन पूरे मैनेजमेंट के लिए है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर किसी संस्था के अंदर अनुशासन नहीं होगा किसी भी काम को लेकर के, तो वहाँ का मैनेजमेंट डिस्टर्ब रहेगा, वहाँ का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा, कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होगा, लापरवाही से काम होगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि मैनेजमेंट अगर अच्छा है, मैनेजमेंट बेटर बनाना है, तो हमें हर काम में डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन सभी के लिए ज़रूरी है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर and be accountable to one and only one superior. If the employee should receive instruction from more than one person, this principle avoid the confusion and conflict। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने वाले, तो उनको ऑर्डर भी दिए जाते हैं, वो ऑर्डर दे करके ही काम करते हैं।
तो अगर एक ही व्यक्ति उनको कमांड करे, एक ही व्यक्ति उनको ऑर्डर दे, सबको पता है कि हमें किस व्यक्ति की बात हमें किस व्यक्ति के ऑर्डर पे काम करना है, तो अगर उनको कमांड देने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होगा तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होगा और कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं, आपको पास में एक सुपीरियर मिला, सुपीरियर ने कहा है कि ये वाली फ़ाइल जाके आप बॉस को अभी दो, बॉस के ऑफिस में आप इसको अभी पहुंचाओ। आप आगे चलते हैं बॉस के ऑफिस के लिए, लेकिन नेक्स्ट दूसरा सुपीरियर आपके पास आता है, वो कहता है कि नहीं, आपको पहले यहाँ पे जाना है और मुझे वो फ़ाइल वहाँ से लेकर के आनी है, आपको इस कैबिन में जाना है और इस कैबिन से मुझे ये वाली फ़ाइल आप मुझे ला करके दो। तब आप ये सोचोगे कि मैं किसका ऑर्डर सबसे पहले मानूं, या किसका ऑर्डर मुझे सबसे पहले मानना चाहिए, या मैं किसका काम सबसे पहले करूं। तो इस कन्फ्यूज़न में कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ काम को भूल भी सकते हैं, यानी कि प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसीलिए कमांड एक ही व्यक्ति अगर करेगा, एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा, तो उसमें यूनिटी बनी रहेगी और उससे मैनेजमेंट भी अच्छा होगा बिना किसी कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट के। नेक्स्ट है फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction, the efforts of all the member of the organization should be directed towards common goals. Unity of direction का मीन्स है कि एक ही व्यक्ति के, यानी कि एक तरीके से सभी व्यक्ति का जो गोल्स होता है, सबका पर्सनली अलग अलग गोल्स भी हो सकता है अपनी जॉब के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए एक दूसरे को डायरेक्ट करना, सबकी मतलब एक दूसरे को दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, प्रॉपरली एक ही व्यक्ति उसको मार्गदर्शन दे, एक व्यक्ति को डायरेक्ट करे, क्योंकि अलग अलग टाइम पर एक व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे, उसको काम करने का तरीका बताएंगे, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो वो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसकी बात सुननी है, किसकी बात माननी है, या किसका तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी कन्फ्यूज़न में वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हेनरी फ्यूल ने कहा है कि मार्गदर्शन अगर देना है, या हमें मेंबर्स को समझाना है कि काम कैसे करना है, या उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करना है, तो उस मार्गदर्शन में भी यूनिटी हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स्थ है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। 6 पॉइंट में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए इंडिविजुअल गोल्स का और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का। ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य अगर इंडिविजुअल का भी बन जाए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अगर मिलता है, कोऑर्डिनेशन है उसमें, तो मैनेजमेंट प्रॉपरली बेटर होगा। और सब चाहते ही हैं कि हम अपने गोल के लिए अचीव करें, गोल ऐसा सेट करो जिससे इंडिविजुअल का पर्सनली गोल भी अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी अचीव हो। तो इसीलिए इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेल होना चाहिए। 7th है हमारा फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। देखो, फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह। जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है वो अच्छी होनी चाहिए, उस रीजनेबल होनी चाहिए। व्यक्ति जितना काम करता है उसको इतना पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अच्छी सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी उनके काम के अनुसार अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। इसका मतलब होता है कि डिसीजन लेने की पावर देना, लेकिन इसमें यह भी है कि जो सेंट्रलाइजेशन होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करती है, कि मतलब पूरी तरीके से पूरे डिसीजन तो नहीं दिए जाते कि हम बिल्कुल ही एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल अथॉरिटी दे दें या पावर दे दें कि वो अब किसी भी तरीके के डिसीजन उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन में केवल टॉप लेवल इंक्लूड होता है, टॉप लेवल अपने डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को उनके काम करने से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें डिफरेंस रखें कि
लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल पे पावर डिसीजन की कितनी देनी है, या कौन उसमें डिसीजन मतलब हम किस लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में लो लेवल इंक्लूड होता है कि हम लो लेवल को उनके काम से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार दें, और सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल को पावर दी जाती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन ऑफ मैनेजमेंट, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। चेन ऑफ मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक फ्लो में हो, एक हियरार्की लेवल में हो। ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जाकर के इन्फॉर्मेशन ले या बात कर ले या अपनी कंप्लेंट्स भी पहुंचा दे। अब जैसे एक हियरार्की होता है कि सबसे ऊपर हमारा CEO होता है, उसके बाद हमारे डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद मैनेजर होते हैं, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर एम्प्लॉयज़, फिर फोरमैन होते हैं। तो इस तरीके से यानी कि एक लेवल बना हुआ होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग एक हियरार्की लेवल मेंटेन होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर कौन व्यक्ति काम कर रहा है, तो मुझे अपनी बात सबसे पहले उसको पहुंचानी है, डायरेक्ट जाके टॉप लेवल तक नहीं पहुंचानी है। तो इस तरीके की अगर चेन हम मेंटेन करके रखेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पर प्रॉपरली मैनेज भी होगी सारे काम, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और वो सेटिस्फाइंग भी होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर टू अरेंज ऑफ थिंग्स एंड पीपल, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। अगर हम अरेंज करें सभी, ऑर्डर का मीन्स है यहाँ पर अरेंजमेंट से कि हम अपनी चीज़ों को सही जगह पे सही स्थान पे रखना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। मान लो हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाननी है, तो हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम अपने अकाउंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से हम फाइनेंस की जानकारी लेंगे, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है हमें वहाँ से पता करनी होगी। हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से रिलेटेड जो डेटा मिलेगा हमें वो मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेगा। तो इसीलिए एक तरीके से अरेंज होनी चाहिए सभी चीज़ें, पीपल भी, और सही स्थान पर सभी चीज़ों को रखना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि हमें कोई भी सामान किस जगह पर मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी, डेट सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इन सिमिलर पोजीशन। सभी व्यक्तियों को सिमिलर समझना और सिमिलर पोजीशन पे सही तरीके से सबको एक समान ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स कार्यकाल, एक तरीके से समय। एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली। एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से वहाँ पे रुकने का मौका भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को हमने 1 मंथ के लिए रखा, फिर हमें उनका काम पसंद नहीं आया, या उनके साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई भी प्रॉब्लम, उसको निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉयज़ रखा। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जल्दी से फ्रीक्वेंटली मूव कर दे रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होगा। तो एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टाइम तक साथ रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वो बेस्ट बना सकते हैं मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना। एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल शुड बी अलाउड। एम्प्लॉयज़ किसी भी लेवल का हो, उसे ये अलाउ होना चाहिए कि वो अपने वर्क को स्टार्ट करे, अपने वर्क को कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये डिसीजन उनका खुद का होना चाहिए, ये डिसीजन पावर उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट स्पिरिट डी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट, डेट इज़ हार्मनी इन वर्क। इसका मतलब है लास्ट में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप, एक टीम वर्क होना चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए टीम में रह करके वर्क करें। अगर सभी एम्प्लॉयज़ एक टीम बना करके काम करेंगे, अपने वर्क में हार्मनी यानी कि एक दूसरे से मिलजुल करके काम करेंगे, तो वहाँ पर मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, प्लस प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी आएगी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी होगा। थैंक यू स्टूडेंट।